कल सीएसआईआर ने अपनी रिस्पॉन्स शीट डिक्लेयर कर दी थी। तुमने डाउनलोड भी कर लिया होगा, देख भी लिया होगा कितने नंबर आए हैं, बना भी लिए होंगे अपने नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है या नहीं। मतलब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। ये कट ऑफ वाली कहानी जून एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड है और उसी के बेस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले एग्जाम में अभी हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं जेआरएफ की बात करूं और सब्जेक्ट है केमिकल साइंस, तो देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको अनरिजर्व कैटेगरी में मिलेंगी क्योंकि वहां लोग ज्यादा हैं। यहाँ है 55.5, तो अर्थ साइंस में यह है 56.9 और लाइफ साइंस में यह है 99.08। बट रिमेंबर ये परसेंटाइल है। अब देखिए सपोज अगर 80,000 लोगों ने एग्जाम दिया है और फेलोशिप है मेरे पास केवल 800, तो भाई इन 80,000 में से केवल 800 बच्चों को ही तो मैं फेलोशिप दे पाऊंगा ना। तो सीधा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कट ऑफ जो जाएगा इस कहानी में वो 99 परसेंटाइल से ऊपर ही जाएगा, डिपेंडिंग की फेलोशिप कितनी अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जितने लोग बैठे थे उनमें से केवल 1% लोग को ही वो दे सकते हैं फेलोशिप और प्रपोर्शन में इतना डिफरेंस है, ये इंडिकेट कर रहा होता है। ये जो 99 परसेंटाइल जिसका भी आया, इससे ऊपर जिनके भी आए होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके नंबर इतने आ गए हैं। ये परसेंटाइल है। जो टॉपर होता है सीएसआईआर नेट एग्जाम का, आमतौर पे 65% से लेकर के 75% नंबर वाला टॉपर हो सकता है, डिपेंडिंग की एग्जाम की स्ट्रेंथ कितनी थी। अब जैसे ये हम बात कर रहे हैं जून वाले एग्जाम की, तो अभी जो दिसंबर का एग्जाम गया है, पेपर देखने के बाद में ये तो क्लियर है कि एग्जाम बहुत टफ नहीं था। जैसा जून वाला एग्जाम था मोर और लेस उसके जैसा ही था। मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक के आसान थे, इवनिंग वाले में थोड़ा मुश्किल थे। मैं लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मूल चूल रूप से कोई बदलाव आने वाला है या फिर ऐसा कि भाई जो परसेंटाइल हमने वहां देखी है या कुछ और देखने को मिलेंगी, स्टोरी ये नहीं है। तो यहां भी हम लोग देखेंगे लाइफ साइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अगेन फेलोशिप का नंबर तो उतना ही है ना। अब हम बात करें मैथमेटिकल साइंस में तो 58.8 और फिजिकल साइंस में 43.8। अब जिनमें परसेंटेज दे रखा है केमिकल साइंस में, अर्थ साइंस में, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ्स हैं देख लो, ये कोई बहुत बड़ी कट ऑफ नहीं है, 60% भी नहीं है किसी के अंदर। तो इसलिए ये मान के चलो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली परसेंटेज के मामले में। अगर तुमने 75% नंबर स्कोर कर रखे हैं पेपर में अपने, तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा बन रहा है, भाई तुम बढ़िया हो, जीत गए, तो किला फतेह कर लिया तुमने। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखो, ये जर्नल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उससे तो हमेशा सी कट ऑफ कम होती है। 47 है केमिकल में, अर्थ में 51, और यहाँ लाइफ साइंस की बात करें तो 3 परसेंटाइल का फर्क है यहाँ पे। और फिर मैथमेटिक्स में है 50 और फिर फिजिकल साइंस में है 36 के आसपास। ओबीसी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो जो मुझे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है लगभग वैसा ही कट ऑफ मुझे ओबीसी का भी देखने को मिलता है। एससी फर्क है काफी, एसटी में 87 तक बात पहुंच गई और पीडब्ल्यूडी में 69.1 थी। तुम जानते भी कि यहाँ लोग बहुत कम होते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम का जो मिनिमम कट ऑफ है वो 25 है। कई बार सीएसआईआर नेट के एग्जाम ऐसे भी आए हैं जब लोगों ने 25% नंबर निकालने भारी पड़ गई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, तब हमें वहां पे कट ऑफ देखने को मिला उतना 25। उससे नीचे अगर किसी के आएंगे तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये है जेआरएफ के लिए। अब अगर मैं बात करूं एलएस वाली कहानी, तो अनरिजर्व कैटेगरी केमिकल साइंस है 49.9, अर्थ साइंस है 51.2, लाइफ साइंस 98.34। बहुत तो बड़ा डिफरेंस यहां भी नहीं है। अगेन अनरिजर्व कैटेगरी में एलएस बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते। मैथमेटिकल साइंस में 52 और फिजिकल साइंस में 39। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐसे ही जैसे हमने वहां देखा था, यहाँ भी परसेंटेज और परसेंट का डिफरेंट है, लगभग 3-4% का फर्क रहता है। और ओबीसी और ये दोनों लगभग आसपास ही रहते हैं। तो लाइफ साइंस में 94.4 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 93.7, एससी कैटेगरी में 87.84, एसटी कैटेगरी में 83.74 और पीडब्ल्यूडी में 69.1। अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ्स अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसा हो जाएगा कि इस बार के एग्जाम में देखने को मिल जाए, मूल जो रूप से चेंज हो जाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। जो थर्ड कैटेगरी है वहां जहां केवल पीएचडी की एडमिशन वाली कहानी है, तो ये जून वाले एग्जाम में गई थी 93.27, एससी एसटी वाली कहानी थी 83.31। तो अब जब तुमने अपना स्कोर कार्ड बना लिया है कच्चा पक्का, भाई तुमने रिस्पॉन्स शीट देख ली, कागज पेन लो, नंबर जोड़ लिए होंगे तुमने अपने, अब सोचो कि परसेंटेज कितनी बैठ रही है तुम्हारी। अब तुम जिस भी कैटेगरी में हो ये सोच करके सोचो कि तुमने कितने नंबर लेकर के आए हो। देखो मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करता हूं। अगर तुम्हारी सपोज 65% 65% से ऊपर मार्क्स हैं तो हो सकता है कि तुम्हें जेआरएफ मिल जाए। अगर 70% है तो काफी हद तक चांस है कि तुम्हें जेआरएफ भी मिल जाएगा, तुम्हारी रैंक भी अच्छी होगी। लेकिन मान लीजिए तुम्हारे नंबर जो है वो 55 के आसपास है, भाई 55 वाली कहानी बड़ी डेंजर वाली कहानी है। कहानी किधर भी जा सकती है, मे बी मे नॉट बी,
वाली स्टोरी। अब यहाँ पे ऐसे टाइम पर हमें करना क्या चाहिए? तो पहली बात तो यह है कि अपनी पुरानी गलतियों से थोड़ा सबक ले लो। भाई इतनी तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तक कितनी बार लाइफ में सेम ये मिस्टेक करके आए हो? कौन सी वाली मिस्टेक की बात कर रहा हूं मैं? ये जो एग्जाम में तुम क्वेश्चनों के साथ बात करते हो, कहते हो कि भाई हम तो एग्जाम फोड़ करके आए हो। भाई ह्यूमन नेचर पता है कैसी है? 100 क्वेश्चन करके आए और हमें लग रहा है कि हमने 100 के आंसर सही दिए। जब किताब खोल करके चेक करने बैठोगे ना, तो इन 100 में से 30-40 आंसर गलत होंगे। मतलब जो हमारा एरर रेट है वो अराउंड 30%, 25%, कुछ केस में 40% तक भी हो जाता है। गलत फहमियां रहती हैं हमें एग्जाम में बहुत सारी। 100 में से कोई 2-1 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जितना सोचा है उतने ही उनके मार्क्स आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन अजम्पशन करती है कि मैंने अच्छा पेपर दिया है, रियलिटी मैच नहीं करती। गलत कह रहा हूं क्या मैं? तुम पहले ये सब नहीं झेल चुके क्या? बट सबक का मिला। इस एग्जाम में भी तो सेम यही काम किया है। और एग्जाम के फौरन बाद क्या किया? ओ एग्जाम खत्म हो गया, हम मौज करेंगे, छुट्टी चल रही है क्या? भाई जब तक एग्जाम का रिजल्ट हाथ में ना आ जाए तुम कैसे मान सकते हो कि एग्जाम तुम्हारा क्वालिफाई हो गया? चलो यहां हम जो भी स्कोर की बात करें, 55 का स्कोर है, क्या पता जो मैं सोच रहा हूं कि ये परसेंटाइल इतनी जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, नहीं गई तो, इससे ऊपर चली गई तो क्या करोगे? अभी तो रिजल्ट आने में टाइम है। जरा मुझे बताना कि एग्जाम से लेकर के आज तक के दिन में तुमने कितनी पढ़ाई कर लिया? मतलब अब तो स्कोर कार्ड भी देख लिया। तो ये जो है ना, अभी अब जिस मोड में हो तुम, स्कोर कार्ड अगर अच्छा आया तो बल्ले बल्ले कर रहे होगे ना, और अगर अच्छा नहीं आया तो कोस रहे होगे बैठ करके, टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, कोर्स पूरा नहीं हुआ मेरा, यार मेरे घर की कंडीशन कितनी पैथेटिक है, मुझे तो और भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये सब ड्रामे बंद करो, अब थोड़े से मैच्योर हो जाओ और आगे चल के जिंदगी ना चुड़ैल की तरह मुंह खोल के खड़ी हुई है सामने। अगर अब भी अपने आप का बेवकूफ बनाते रहे, खा जाएगी जिंदगी तुम्हें। अपने आसपास घूम के देखो कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की शक्लें लटकी हुई हैं, ये जो 30-40 साल वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में वो अचीव ही नहीं कर पाए जो उन्हें अचीव करने के सपने देकर रखे थे। 20s में तो ऐसा लगता है कि हम सुपरमैन है, कुछ भी हो जाएगा, सब कर लेंगे और कुछ गलत नहीं होने वाला। धीरे धीरे करके एक एक सपना टूटता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है गलतियों से ना सीखने की। तो अपना बेवकूफ बनाना बंद करो, पढ़े लिखो, समझदार बनो। तुम अपने पेरेंट्स का बेवकूफ बना सकते हो, अपना ही बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली किस्मत का नहीं बना सकते। जो भी तुम करोगे रिजल्ट में वैसा ही मिलेगा। लॉटरी कभी कभी किसी किसी की लगती है, हर किसी की नहीं लगती। तो तुम मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हो सकता है तुम में से कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ये मेरे शब्द उसके लिए नहीं है, मेरे शब्द उनके लिए हैं जो अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब आकर के सबक ले लो, अभी बहुत एग्जाम आने बाकी हैं। जो ये आदत है ना कि चीजों को छोड़ दो, फिर जब झटका लगेगा फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ये मत करो काम। जब तक तुम्हारे हाथ में रिजल्ट ना आ जाए अपनी तैयारी को रोको मत, रेस्ट मत करो और बार बार ये डायरेक्शन मत बदलो। यार पहले कुछ और कर रहे थे, ये बस की नहीं मेरा, मैं ये कर लेता हूं, अब ये बस की नहीं है, मैं कुछ और कर लूंगा। जिंदगी निकल जाएगी, यहीं कहीं खड़े रहोगे और यकीन मानो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि तुम्हारे घर वाले फ्रस्ट्रेट रहेंगे और बाकी लोग भी। तो टाइम है चेंज करने का। अगर अब चेंज नहीं किया तो डायनासोर बन जाओगे, मतलब एक्सटिंक्ट। चलिए खैर ज्यादा डरते डराते नहीं है। हैप्पी होली। होली करो, खेलो, ध्यान से खेलो और बीमार मत पड़ो, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। और अभी सीजन शुरू हुआ है, हमारे JRF के एग्जाम्स आने का, एक के बाद एक ताबड़तोड़ आएंगे जुलाई तक। अब उनकी तैयारी में लग जाओ। ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए और होली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं किसी और मैसेज के साथ। बाय बाय, हैप्पी होली।